क्लास के अंदर जब से तुम्हारी नॉर्मल क्लासेस लगेगी उसमें अगर तुम्हें कोई काम तुम तो भूल ही जाओगे। अच्छा चलो, ये तो था आइसोटोनिक। और आइसोमेट्रिक कौन बताएगा? मैं बताऊँ मैम मैं? वर्षा तुम अच्छा बताओगी? ठीक है। चलो तुम बता लो वर्षा। आइसोमेट्रिक। मैम आइसोमेट्रिक मतलब इक्वल मेजरमेंट, जिसमें लेंथ तो इक्वल रहती है लेकिन पावर और उसकी वर्क होता है वो चेंज होता रहता है। अच्छा, ये तो सबको समझ में आ गया, लेकिन अगर एग्जाम्पल मांगा जाए, एग्जाम्पल बता दो जितेंद्र तुम। करके दिखाया था मैंने, पूरी क्लास के सामने किया था, वीडियो के अंदर ऐसे ऐसे करके करके दिखाया था कि आइसोमेट्रिक के अंदर एग्जाम्पल ऐसे बनता है। जी मैम। किसी को नहीं याद? सब भूल गए? बस सैटरडे याद है संडे मैम, याद है याद याद है? है। हाँ हाँ बताओ, बताओ बताओ। मैम, जैसे कि फोरहेड पे हम लोग आगे और पीछे पे दोनों जगह चलो इक्वल मैं फोर्स लगा। करती हूँ, मैं करती हूँ, तुम इंस्ट्रक्शन दो मुझे कैसे करना है। मैं तो तुम्हारा पेशेंट हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो बेचारी औरत हूँ जिसको कुछ नहीं पता। अब जी इंस्ट्रक्शन दो कैसे मेरे को आइसोमेट्रिक। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ये हैंड को अपना ये फोरहेड पे रखिए आगे, फर्स्ट हैंड। ओके। और एक पीछे हैंड, एक पीछे, एक हेड के पीछे, एक एक हैंड को पीछे रखो, एक और एक आगे, दोनों में इक्वल फोर्स जनरेट करिए। ये हो गया आपका एग्जांपल आइसोमेट्रिक का। दोनों में मतलब कि हेड को, नहीं नहीं, सॉरी 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 मैम, ये एक हैंड को आगे, दोनों हैंड को आगे, और ये हेड से प्रेशर लगाइए, और दोनों में अच्छा। इक्वल फोर्स होना चाहिए ताकि अब हैंड गलत है, ये गलत है। नो ओके, मैम, हेड कैसे से कर, फोर्स लगाइए, इक्वल फोर्स लगाइए, अपने हैंड को हाथों से इक्वल। फोर्स इक्वल फोर्स किधर लगाऊं? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। आप बोल रहे हो ऐसे हाथ रखने के लिए, फिर फोर्स लगाने के लिए, तो इक्वल कैसे लगाऊं? मैम हैंड का फोर्स पीछे लगाइए और हेड का फोर्स आगे लगाइए। ओके, ठीक है। हाँ। ये हो गया। ओके, वन एग्जांपल इज सेट। और कोई? एक और एग्जांपल मैम, जैसे आप अपना ये हेड का बगल में ये हैंड को रखिए, एक हैंड को हेड का बगल में, हाँ, और ओके। दोनों जगह एक अपोजिट फोर्स लगाइए। ओके, हाँ, ये एक एग्जांपल हो गया सिमेट्रिक का। ठीक है। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक सब लोगों को आ गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी को अगर कोई डाउट है तो अभी पूछो। नो मैम, एकदम नहीं। सबका सब क्लियर है? मैम आइसोटोनिक का एग्जाम्पल क्या होगा? बताओ, आइसोटोनिक किसने बताया था अभी जस्ट? किस, कौन मैम बचा? मैंने हाँ ऐसे बताओ। तो बाइसेप्स का एग्जांपल हो गया, जहाँ पर हम लोग एक ही मसल्स को टोन देते हैं, वहाँ पर टोन बिल्ड करते हैं, वहाँ रेजिस्टेंस बिल्ड करते हैं। जैसे बाइसेप्स का एग्जांपल हो गया, ट्राइसेप्स का एग्जांपल हो गया। आइसोटोनिक में एक पर्टिकुलर मसल्स पे हम लोग फोर्स और टोन जनरेट करते हैं, वहाँ पर स्ट्रेंथ जनरेट करते हैं। हम्म, जैसे हम लोगों को अगर कोई कभी हमें टोन बनानी है, यानी कि हम लोगों को अगर उसको मोटा करना है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमें इसको हमारी जो मसल है, कहीं पे पिक्चर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, अदरवाइज तो मैं पिक्चर दिखा देती आप लोगों को, कि हमें उसे टोन करना रहता है। जैसे कई सुपरस्टार्स हैं हम लोगों के पास में जिनके बहुत बाइसेप बिल्कुल टोन्ड होती है, या जिन्होंने एब्स वर्कआउट करके एब्स बिल्कुल टोन्ड बना रखी है, तो वो लोग जो क्या करते हैं, वो ये आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस करते हैं। इनको करने से उनकी जो टोनिसिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे कि मान लो, अगर आप लोगों को बोला जाए कि भाई तुम्हें बाइसेप पे काम करना है और ट्राइसेप पे काम करना है, तो बाइसेप और ट्राइसेप पे काम करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? सबसे दिमाग में पहले यही आता है कि हम लोग ऐसे हाथ नीचे जमीन पे रखेंगे और ऐसे ऐसे पुशअप करेंगे, तो इससे हमारा बाइसेप और ट्राइसेप जो है, ट्राइसेप जो है वो बहुत अच्छे से टोन हो जाएगा। करते हैं ये चीजें यस हम। यस और मैम। ऐसे कभी हमें किसी का मसल एंड्योरेंस या ऐसा कुछ भी चेक करना या इम्प्रूव करना रहता है, तो हम बोलते हैं कि चलो तुम पुशअप मार के दिखाओ, कितने मार लोगे? तो 4 या 5 में उनके हवा निकल जाती है, और जो फिट पर्सन होते हैं वो 20, 25, 30, 40 कर लेते हैं, क्योंकि उनकी टोन्ड मसल है, उन्होंने उस मसल को इतना टोन अप कर रखा है, क्योंकि वो इस पे रेगुलर वर्कआउट कर रहे होते हैं, इसलिए वो कर पाते हैं। आप और मैं कोई अचानक से कोई बोल दे कि करके दिखाओ, तो हम हार्डली 5 और 10 तक जा पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। लेकिन वही अगर हम रेगुलर वर्कआउट करते, रेगुलर टोन करते अपनी बॉडी को, तो हम ये चीज कर पा रहे थे। ठीक है वर्षा? वर्षा, यस, यस मैम। हुआ हुआ क्लियर? यस मैम। चलो, अभी हमारा लास्ट बच गया था, लोगों को देखना था, आइसोकाइनेटिक।
आइसोकाइनेटिक के अंदर क्या है, काइनेटिक फोर्स जनरेट होना है इक्वल का, तो वो जो फोर्स होगा वो फोर्स इक्वल रहेगा थ्रू आउट द का जो भी एक्सरसाइज होगा, जो भी आपका फंक्शन होगा, उस ड्यूरिंग आपकी जो फोर्स रहेगा मसल के अंदर वो एकदम इक्वल अमाउंट का रहेगा। In isokinetic contractions, the velocity speed is same and the resistance is variable. आपकी जो स्पीड होगी, आप जिस वेलोसिटी से उसको काम करेंगे वो एकदम सेम रहेगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा, यानी कि आपको जितना रेजिस्टेंस उसे प्रोवाइड करवाना था वो चेंज होगा। और रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कभी मान लो डंबल लिया, तो वो पहले आपने शुरुआत करना था तो आपने हाफ केजी से करा, फिर जैसे आपको लगा कि अब आप हाफ केजी से ज्यादा बढ़ सकते हो तो आप 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, ऐसे चेंज करते रहे। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सरसाइज कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स। ये आपकी क्लास के लास्ट के बाद में मैं आपके ग्रुप पे या फिर इसी में ही आपको लास्ट में पिक्चर्स दिखा दूंगी, बायोडेक्स, साइबेक्स, ऑर्थ्रॉन और किनकॉम। ये इक्विपमेंट्स है। इक्विपमेंट्स कैसा इक्विपमेंट्स है जिसके अंदर आप लोग डाटा फिक्स कर देते हैं। जैसे आप लोग ये ट्रेडमिल पे डाटा फिक्स करते हैं कि आप लोग जैसे ट्रेडमिल पे भागते हैं, तो आजकल सभी जो है वो पूरी टच स्क्रीन से जनरेट होने वाली आ गई है, तो आप उस पे डाल देते हैं कि मुझे इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग करनी है, तो आप उस पे डाल दोगे तो वो उतनी स्पीड से आपके नीचे का जो बेल्ट है वो उतनी स्पीड से मूव करेगा, उसके ऊपर आप रन करोगे। ऐसे ही दूसरे इक्विपमेंट्स भी आते हैं जिनके ऊपर आप डाल देते हो कि मुझे रिस्ट फ्लेक्शन करना है, एक्सटेंशन करना है इतने वेट के साथ में और इतनी मूवमेंट करनी है, तो वो सारे डाटा उसमें फीड हो जाते हैं, फिर वो आपके हैंड के अकॉर्डिंगली आपके पास में चलते रहते हैं। ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं जो लास्ट क्लास हो इसमें ओवर हो जाएगा तो इनकी मशीनों की पिक्चर्स दिखा दूंगी जिनके बारे में। द स्पीड एंड वेलोसिटी इज प्रीसेट, आप प्रीसेट कर लेते हैं कि कितनी स्पीड और वेलोसिटी से चलना है, एंड द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मसल। रेजिस्टेंस उतना रखते हैं जितना कि टॉर्क आपकी मसल प्रोड्यूस करने वाली है। स्पीड कांस्टेंट रहती है। इफ द पेशेंट वांट्स टू इंक्रीज द स्पीड आल्सो इट इज नॉट पॉसिबल। अब आपने जो डाटा फिक्स कर दिया है, आपने जो आपकी मशीन के अंदर उसमें जो आपने फिक्स करा पहले स्टार्टिंग के टाइम में, तो वही स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मूवमेंट या थ्रू आउट द टाइम जितने आपके लिए आपने एक्सरसाइज के लिए सेट किया है। If the patient offers more force, the resistance exerted by the instrument will be more. जितना प्रेशर आपका पेशेंट लगाएगा उतना ही प्रेशर आपकी मशीन अपोजिट में लगाएगी। If the patient pushes less force, there will be very less resistance by the instrument. और अगर आपने ज्यादा फोर्स लगाया तो मशीन भी उल्टा ज्यादा फोर्स लगाएगी, लेकिन जो स्पीड होगी वो उतनी ही रहेगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जोर लगा सकते हैं इसके अंदर। इसके एग्जाम्पल में आपको वीडियो भी शो कर दूंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर होता है, बाय लिफ्टिंग द डंबल, मान लो आपने 6 किलो का एक डंबल उठाया विद द हैंड एंड द रेजिस्टेंस एक्सर्टेड बाय द डंबल्स विल बी द सेम थ्रू आउट द मूवमेंट। अब आपने 6 किलो का डंबल अगर उठाया है और आप इस तरीके की मूवमेंट कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो आपकी मूवमेंट के अंदर क्या होगा, क्या ये 6 केजी का डंबल 5 का बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस आपके हाथ को ये मूवमेंट करने में कितना प्रोवाइड करवाएगा, सेम अमाउंट में करवा रहा है क्योंकि ये 6 किलो का था। will be the same throughout the movement and normally in the middle range muscle has more strength than in the beginning and in the end। और ये चीज आप जानते हो, शुरुआत जब आप इसको उठाने में करोगे तो शुरू में आपको ज्यादा जोर आ रहा होगा और एंड में आपको ज्यादा जोर आएगा, लेकिन बीच वाला जो टाइम पीरियड होगा वो जल्दी चला जाता है, बीच की जो मूवमेंट होती है वो जल्दी हो जाती है। If the resistance stay the same throughout the range of motion, the muscle has to work harder in beginning and in the end range, so that the speed also varies throughout the range of motion। अगर आप लोगों ने एक ही अमाउंट का वर्क फोर्स लिया है, जैसे डंबल्स लिया आपने 6 केजी का, आपको क्या करना था, ऐसे ऊपर उठाना था। अब शुरुआत करने के टाइम में क्या हुआ, आपको ज्यादा जोर आया, फिर एंड करने में आपको जोर आया, बीच का ये जो फेज था ये आपका जल्दी निकल गया। अब आपको इसके रिपीटेशन मूवमेंट्स करने थे इसी रेंज ऑफ मोशन के साथ में, तब आपने शुरू से लेके एंड तक अगर करा तो आपको शुरुआत और एंड में ज्यादा जोर आया इंस्टेड की आपको बीच के अंदर। और यहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो रेंज ऑफ मोशन जो है वो भी वेरी कर सकती है, क्योंकि हर एक स्पीड के साथ में आप सेम टू सेम ये मूवमेंट नहीं कर पाओगे। बट इन आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज whatever the torque produced in the muscle, same amount of resistance produced by the instrument।
ये तो चीज हुआ जब आप एक आइसोटोनिक की काम कर रहे होते हैं। आइसोटोनिक के अंदर जब आप डंबल्स के साथ में इस तरीके का मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, यानी कि आपकी जो मूवमेंट पूरी करने की जो स्पीड है, वो आपकी कम या ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आप यही चीज इंस्ट्रूमेंट के साथ कर रहे हैं, आप डंबल्स के साथ नहीं कर रहे हैं, आपने ऊपर से कोई एक इंस्ट्रूमेंट रखा है जो आपके हाथ को ये एक्सरसाइज करवा रहा है। अब ये एक्सरसाइज करवा रहा है तो आपके हाथ को ऊपर नीचे आना है, ऊपर नीचे आना है, ये चीज आपको पता है। लेकिन आप ऊपर जाने के लिए कितना फोर्स लगाओगे, उतना ही फोर्स आपकी जो मशीन होगी वो आपके हाथ पे लगाएगी। तो दोनों अमाउंट का फोर्स बराबर हो जाएगा और आपकी स्पीड जो रहेगी वो बनी रहेगी जिस स्पीड से आपको काम करना था। In isokinetic exercise, whatever the torque produced in the muscle, same amount of resistance produced by the instrument. In the middle range, the strength of the torque is more. यहाँ पर भी आपकी middle range के अंदर torque की जो force होगा वो ज्यादा रहेगा. So the resistance given by equipment also more. क्योंकि जहां पर torque ज्यादा रहेगा, वहीं पर आपका resistance ज्यादा रहेगा. Sometime in the beginning एंड इन द एंड रेंज इज लेस, क्योंकि ये हमेशा बीच के टाइम में ही ज्यादा आता है, शुरुआत और एंड में कम आता है. सो दिस एडवांटेजेस इज नॉट सीन इन द आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ये फायदा आपको आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक के अंदर नहीं देखने को मिलता, जो आपको काइनेटिक के अंदर मिलता है. इफ द पर्सन फील्स पेन, ही कैन नॉट स्टॉप द मूवमेंट ऑल ऑफ अ सडन सेफली इन द आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सरसाइज. अब आप लोगों ने जो आइसोटोनिक या आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की थी, उन सब के अंदर आप कोई भी मूवमेंट बीच में नहीं छोड़ सकते हैं. जैसे आपने हाथ ऊपर उठाना था तो आपको वो उठाकर फिर ही नीचे लेकर आना पड़ता है, या फिर आपको वो हाथ उठाया फिर आपको नीचे लाके फिर डंबल रखना पड़ेगा. इतना काम आपको, अगर आपको एकदम से पेन आया तो भी करना पड़ेगा. लेकिन अगर यही चीज इंस्ट्रूमेंट के साथ में होगी, आपने ऊपर फोर्स लगाना बंद किया तो जीरो हो गया, ऊपर से भी जीरो हो गया, नीचे से भी जीरो हो गया, तो आपकी एक्सरसाइज ऑन द स्पॉट बंद हो जाती है. ये आपका एक बेस्ट पार्ट है जो कि आपको आइसोकाइनेटिक के अंदर मिलता है. बट इट इज पॉसिबल इन आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन एंड द टेंशन क्रिएटेड इनसाइड द मसल चेंज डिपेंड ऑन द मसल कॉन्ट्रैक्शन. अब मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था या जो चेंजेस आ रहे थे, वो भी उसी पे डिपेंड करेंगे जितना आपने फोर्स लगाया होगा. Depend on the type of the muscle contraction, and tension generated in the eccentric contraction is more than the other contraction. और अगर eccentric contraction हुआ है तब वहां पर ज्यादा concentration हुआ है, contraction हुआ है. ये चीज आपकी होती है सबसे ज्यादा. eccentric contractions होते हैं, फिर isometric contraction होता है, और फिर concentric होता है. concentric का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ. ना सॉरी, eccentric का मतलब होता है अंदर की तरफ, कोसेंट्रिक बाहर की तरफ, और आइसोमेट्रिक यानी कि न्यूट्रल, जिसके अंदर लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहे. ये आपकी आइसोमेट्रिक, कोसेंट्रिक और इसेंट्रिक मसल्स है. आइसोमेट्रिक के अंदर उसने सिर्फ हाथ में पकड़ के खड़ा है, ना ऊपर लेके गया ना नीचे लेकर गया. देखो आप मूवमेंट के ऊपर कोई एरो नहीं दिखा रहा, सिर्फ लेके खड़ा है वो. जब कोसेंट्रिक करेगा तब वो ऊपर की तरफ या सेंटर की तरफ लेके जा रहा है, और इसेंट्रिक करेगा तो नीचे की तरफ लेके आ रहा है. दोनों के अंदर मूवमेंट हो रही है, लेंथ के अंदर चेंजेस आ रही है. इसका मतलब क्या होगा? ये आपके टोन के लिए चल रही है आइसोटोनिक, ये आपका आइसोमेट्रिक के लिए चल रहा है. और अगर आपको आइसोकाइनेटिक करना है तो मशीन के साथ में ही करना पड़ेगा. मशीन के साथ में करने से क्या फायदा होगा? जितना फोर्स आपकी बॉडी लगाएगी या जितना फोर्स आपका हाथ लगाएगा, उतनी ही अमाउंट का फोर्स जो है वो आपकी मशीन लगाएगी. दोनों के अंदर इक्वल अमाउंट का फोर्स लगेगा. जैसे ही आपको मूवमेंट रोकना है, आप अपना फोर्स लगाना बंद कर दो, मशीन भी अपना बंद कर देगी. ये होता है आपका आइसोकाइनेटिक. आ गया समझ में? कोई परेशानी इसमें? सबको क्लियर हो गया? तो अभी इन मूवमेंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक सब. और ओपन चेन और क्लोज चेन काइनेमेटिक्स भी क्लियर है? चलो, अरे आज के क्वेश्चंस चलो मैं लास्ट में बताती हूँ. चलो, इसके बाद में हमारे पास में आता है एंड्योरेंस. कि एंड्योरेंस क्या होता है? एंड्योरेंस को देखने के बाद में हमारे पास में सिर्फ एक ही चीज बचेगी इस चैप्टर के अंदर, कि हमारी बॉडी पे क्या क्या असर आते हैं जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं. तो एंड्योरेंस देखते हैं. एंड्योरेंस मीन्स परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी फटीग. यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसमें आप थक नहीं रहे हो. दिस इज फैटिगेबिलिटी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज एंड एरोबिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज. इसके अंदर फैटिगेबिलिटी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज यानी कि आप फटीग नहीं हो रहे हो, और एरोबिक एक्सरसाइज लिए जाते हैं
एंड्योरेंस का मतलब ये है कि आपने कोई भी एक्टिविटी किया, उसको करने के बाद में आप एक लंबे टाइम तक थकते नहीं हो। यानी कि अगर आपकी एंड्योरेंस होगी कि आप 10 मिनट तक जो है रस्सी कूद सकते हैं, और उसको कूदने के बाद में आप थकते नहीं हैं, आप नॉर्मल रहते हैं। दैट मीन कि आपकी एंड्योरेंस है कि आप 10 मिनट तक रस्सी कूद सकते हैं। एंड द O2 इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द एनर्जी इन एंड्योरेंस एक्सरसाइज। और आपने ऑक्सीजन जो यूज किया था मसल्स के अंदर, वो आपका फ्यूल बन जाता है। यहाँ पे दो टाइप की रहती है आपके पास में एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस और जनरल बॉडी एंड्योरेंस। सबसे पहले मस्कुलर एंड्योरेंस, ग्रुप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट फटीग। यानी कि आपने एक ही मूवमेंट इसको कोई 25-30 बार कर लिया और उसके बाद में आपने छोड़ दिया, आपको कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, आपका मसल जो था नॉर्मल रहा। ये आपका मस्कुलर एंड्योरेंस है कि आपके मसल के अंदर इस मूवमेंट को करने के, रिपीटेशन करने के 25-30 रिपीटेशन के बावजूद भी आपको कोई दर्द नहीं हुआ। जनरल बॉडी के अंदर क्या है, otherwise called as a cardiopulmonary endurance, जिसके अंदर group of muscle of the body performing an activity for a prolonged period of time without fatigue। यानी कि आपने आधा घंटा तक रनिंग किया या आधा घंटा तक स्किपिंग किया, जॉगिंग किया, ऐसी मूवमेंट करा, और उसको करने के बाद में जब आप मूवमेंट खत्म करके रुक गए, तब भी आपको कोई दर्द या कोई पेन, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये बॉडी का आपका एंड्योरेंस बन गया। अब बताओ क्या हुआ एंड्योरेंस। मैम कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद जो मसल्स वगैरह जल्दी फैटिक नहीं होता, उसी को एंडोरेंस बोलते हैं। एंडोरेंस पावर जो डेवलप्ड हो जाता है बॉडी में प्रैक्टिस करने के बाद, कोई वर्क करने का वो थकता मतलब नहीं। ये कि हमारी बॉडी कितने फंक्शन, थकान नहीं होती इसमें, क्या बोल रहे हो जितेंद्र। कि इसके अंदर थकान नहीं होती है कोई भी वर्क करने के बाद। हाँ, कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितनी देर तक कोई काम कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी फटीग नहीं होती या थकती नहीं है, वो उतनी अमाउंट आपका एंड्योरेंस कहलाता है। और जैसे ये स्पोर्ट्समैन होते हैं, इनको अपना एंड्योरेंस हाई रखना पड़ता है। हाई रखने के लिए क्या, हाई क्यों रखना पड़ता है, जैसे क्रिकेटर्स है तो मान लो उन्होंने टॉस किया, पहले उनके पास में बैटिंग नहीं आया, बॉलिंग आ गया। अब बॉलिंग आ गया तो उनकी जो साथ के लोग होते हैं वो फील्डिंग करने के लिए इधर से उधर बढ़ जाते हैं। अब उनको फील्डिंग करने के टाइम में इधर से उधर भागना पड़ता है, उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। अब अगर मान लो उन्होंने भागा भागा और फील्डिंग वाला काम किया, थक गए अगर वो थक गए तो फिर उनकी बैटिंग की परफॉर्मेंस जो है वो हैम्पर हो सकती है, उनकी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए ज्यादातर लोग पहले बैटिंग मांग लेते हैं कि भैया पहले बैटिंग कर लेते हैं, तो एनर्जी से जितने स्कोर बनाने होंगे ना उतने बना लेंगे, फिर फील्डिंग में वरना थक जाएंगे। तो स्पोर्ट्समैन को एंड्योरेंस जो है अपना हाई लेवल रखना पड़ता है, ताकि उनको तो पता नहीं है ना पहले क्या मिलने वाला है। तो अगर उनको फील्डिंग पहले मिलती है तब भी वो उतनी ही एनर्जेटिकली खेलते हैं कि बैट्समैन के टाइम में भी वो बैटिंग के टाइम में थकते नहीं है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी का एंड्योरेंस इतना इंप्रूव कर रखा होता है कि वो थकान महसूस नहीं करते हैं। कभी देखा होगा कि कई बार कई स्पोर्ट्समैन ऐसे होते हैं, जैसे बैटिंग कर लिए और उसके बाद में फील्डिंग चल रही है, आधा पौना घंटा फील्डिंग, मतलब आधा गेम की फील्डिंग हो गई, उसके बाद में उनके चेहरे ऐसे लटक जाते हैं। क्यों लटक जाते हैं, क्योंकि वो थक गए, उनका एंड्योरेंस उतना ही था कि उन्होंने बैटिंग का पूरा फेज कर लिया कवर, उसके बाद में फील्डिंग का आधा फेज कवर कर लिया, अब वो थक गए। फिर उसको उनको जैसे नॉर्मल प्रोटोकॉल के ड्यूरिंग की कुछ टाइम का गैप मिलता है कि फील्डिंग और बैटिंग दोबारा से स्टार्ट होने में पहले उनको एक गैप दिया जाता है, कि ताकि जो स्पोर्ट्समैन है वो अपने आप को रिलैक्स कर सके और अपने आप को फिर से एनर्जेटाइज कर सके, कुछ खा पी के, खाना वाना या ब्रेक लेके, जिसमें कुछ एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह पी लेते हैं ताकि वो फिर से अपने आप को रिफ्रेश कर सके। तो ये सारे चेंजेस हमारे पास में आते रहते हैं लाइफ के अंदर, जिसमें आपको हमेशा ये सेट करके रखना पड़ता है कि आपको अपना बॉडी इंड्योरेंस कितना चाहिए। जैसे जैसे आप ओल्डर एज में जाते हैं आपका एंड्योरेंस कम होता रहता है, तो इसलिए आपको क्या है, एक्सरसाइजेस करते रहना चाहिए ताकि आपका बॉडी का एंड्योरेंस नॉर्मल रहे। अब हमारे पास में इस चैप्टर की लास्ट चीज बची है, वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। कि जब आप कभी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये तो सभी मानते हैं कि जब अगर हम रनिंग करेंगे तो हमारा हार्ट जो है वो जल्दी से फड़फड़ाने लगता, मतलब पंपिंग करने लगता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें ये हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लिखते हैं ये लोग, कि इंक्रीजिंग मस्कुलर एक्टिविटीज
नीड्स द मोर O2, जैसे ही मसल एक्टिविटी बढ़ेगी आपको ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। आरबीसी सप्लाइज टू द एक्टिंग मसल, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उसको सप्लाई करेंगी। एंड दिस कैन बी डन, ये कैसे हो सकता है? हार्ट रेट इंक्रीज होने से, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने से, वीनस रिटर्न इंक्रीज होने से, रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो टू द इनएक्टिव मसल एंड नॉन वाइटल ऑर्गन। जो मसल काम नहीं कर रही है वहां पर आपका ब्लड सप्लाई कम रहेगा, जो वाइटल ऑर्गन नहीं है उनके पास में ब्लड सप्लाई कम रहेगा, बाकी सबके पास में फुल सप्लाई मिलेगी। एंड बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द ब्लड फ्रॉम नॉन वाइटल ऑर्गन टू ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन, और फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करना नॉन वाइटल से वाइटल के अंदर आपका ब्लड का। ये चेंजेस आते हैं जैसे ही आपकी बॉडी जो है कोई काम करती है, रनिंग करेगी या फिर कोई एक्सरसाइज करेगी, कुछ भी काम करेगी, तो आपके अंदर इतने सारे चेंजेस आते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये चेंजेस मेरी बॉडी में इस एक्टिविटी की वजह से आए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हृदय संबंधी सिस्टम जो है आपका कार्डियोवैस्कुलर, इसमें क्या क्या चेंज आते हैं। सबसे पहला है इफेक्ट ऑन हार्ट, कि हार्ट पे क्या चेंज आते हैं। अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज कॉज द एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हार्ट का जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा। जनरली हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट इन एथलीट्स कॉज्ड बाय स्ट्रेनस एक्सरसाइज, कई सारे एथलेटिक्स के प्लेयर्स होते हैं जिनके अंदर हार्ट का साइज जो है नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। दिस टाइप ऑफ hypertrophic and enlarged heart is totally different from a diseased enlarged heart। अब ये मिसकंसेप्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई बीमारी की वजह से उसका हार्ट जो चेंज हुआ है साइज के अंदर, या फिर वो एक्सरसाइज की वजह से चेंज हुआ, क्योंकि बीमारी से अगर हुआ है तो वो कार्डियोमिगैली बोला जाता है उसको, कि इसको ये पेशेंट को बीमारी है जिसकी वजह से उसके हार्ट का साइज बढ़ गया था, तो वो तो बीमारी का ट्रीटमेंट उसको जरूरी पड़ेगा। लेकिन अगर उसने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके अपने हार्ट का साइज बढ़ाया है उसको ट्रीटमेंट नहीं पड़ेगी, वो जस्ट एक हाइपरट्रॉफी कहलाएगा। But the athletes are having in the physiological changes, but the disease enlargement due to the disease pathology। अब जो उसने एक्सरसाइज अलग अलग तरीके की अपना बॉडी स्टेमिना इंक्रीज किया, उसकी वजह से उसके अंदर जो हार्ट के साइज में चेंज आया। लेकिन डिजीज वाला बंदा होगा उसको कोई डिजीज रही, कोई बीमारी रही जिसकी वजह से उसका हार्ट का साइज चेंज हुआ। एथलीट ऑफ हाइपरट्रॉफिक हार्ट हैविंग द इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, जैसे ही उनका हार्ट का साइज बढ़ेगा उनके हार्ट की कैपेसिटी बढ़ेगी, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगी। बट द डायलेटेड डिजीज हार्ट विल नॉट बी हैविंग द स्ट्रेंथ टू वर्क हार्डर। लेकिन अगर मान लो किसी की बीमारी की वजह से अगर उसके हार्ट का साइज बढ़ा था तो उस बीमार वाले बंदे के अंदर उतना वर्क हार्ड करने की स्ट्रेंथ नहीं रहेगी जितना कि एक स्पोर्ट्समैन या एथलीट में रहेगी। ये तो आपका सबसे पहला चेंज था जो इफेक्ट ऑन हार्ट आया। उसके बाद में रेट पे आता है कि कितनी अमाउंट या कितनी तेजी से उसका दिल धड़कता है। So the enormous increasing of the heart rate observed at the beginning stage of the exercise and after some time the raising ratio of the heart rate come down। आप जैसे ही नॉर्मल थे आपका हार्ट रेट था मान लो 68 पर मिनट या फिर 70-80 मान लो, उसके बाद में जैसे ही आपने कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करा तो वो 120-130 तक पहुंच गया। और फिर जब आपने वो एक्सरसाइज कंटिन्यू किया, मतलब रनिंग कर रहे हैं आप, रनिंग करते करते आपने वो रनिंग को क्या किया 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक कंटिन्यू किया, तो फिर शुरू के 5 या 10 मिनट में तो वो इंक्रीज होता है एक शार्प, उसके बाद में वो स्टेडी होना शुरू हो जाता है और एक न्यूट्रल रेट पे चलता रहता है क्योंकि आपकी रनिंग की आदत है, आप तो 1 घंटा या 2 घंटा रनिंग करते ही करते हैं, तो वो फिर नॉर्मलाइज होके एक स्टेडी लाइन में आ जाएगा। During the early stage of the exercise, the raising of the heart rate due to the cerebral activation on the medullary cardiac center, आपका medullary cardiac center जो है वो एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है। This heart rate raising differs from an individual to individual। ये हर पर्सन अलग होता है, किसी का कितना ही रेज आउट होता है, किसी का कितना रेज आउट होता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। Athletes having the reduced heart rate than the normal man while performing exercise। अब जो एथलीट्स होंगे उनका इतना ज्यादा हार्ट रेट नहीं बढ़ता क्योंकि वो रूटीन में है, उनका वो रेगुलर काम है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जिसको आज ही भागने का बोला है उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और एथलीट्स जो रोज ही 2-4 घंटे भागता ही भागता है उसका इतना नहीं बढ़ेगा। इफ द स्टेमिना इंक्रीज द हार्ट रेट डिक्रीज, क्योंकि आपका स्टेमिना जितना होगा आप उतना ही रनिंग कर सकते हैं, जितना आपका स्टेमिना ज्यादा होगा उतना ही आपका हार्ट रेट कम बढ़ेगा, जितना आपका स्टेमिना कम होगा उतना आपका हार्ट रेट ज्यादा बढ़ेगा।
ये था आपका दूसरा चेंज कि पहले में आपने देखा हार्ट का साइज, दूसरे के अंदर हार्ट का रेट, तीसरा है आउटपुट यानी कि कितना वो ब्लड निकाल देता है। द कार्डियक आउटपुट ट्रेमेंडसली इंक्रीजेस विद द स्ट्रेनस एक्सरसाइज। जितनी आप एक्सरसाइज करोगे आपका हार्ट जो है उतना ही अमाउंट में तेजी से ब्लड को पंप आउट करेगा। इन एथलेटिक्स, जो एथलेटिक्स प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, द कार्डियक आउटपुट में बी 30 लीटर पर मिनट बट द सेम इज 22 पर मिनट फॉर अ नॉर्मल मैन। आम आदमी का कितना होगा? 22 लीटर जो है ब्लड आपका 1 मिनट के अंदर बाहर निकल सकता है, लेकिन अगर कोई स्पोर्ट्समैन है या कोई एथलेटिक्स का प्लेयर है उसका 30 लीटर हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल आदमी से 8 लीटर ज्यादा उसका हार्ट जो है वो पंप कर सकता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज विद द इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। जैसे ही आपका आउटपुट इंक्रीज होगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी तो ज्यादा होना चाहिए, तभी तो आप उसको कर पाएंगे। एंड मोस्टली ऑब्जर्व इन द एथलीट्स एज सेड अबव, जो कि आपको जानते हैं एथलीट्स के अंदर ही सबसे ज्यादा माना जाता है। उसके बाद में आता है आपका वेनस रिटर्न, यानी कि वापस से आपके वेन्स का जो ब्लड ऊपर आता है उसकी का कंडीशन क्या होती है। ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइजेज द वेनस रिटर्न इंक्रीजेस। जैसे ही आप मसल्स के साथ में एक्सरसाइज करेंगे आपका रिटर्न जो होगा वेन्स का वो बढ़ जाएगा। इट मे बी ड्यू टू, इसके भी कुछ कॉजेज हैं जैसे कि कंटिन्यूअस मसल कॉन्ट्रैक्शन विद स्क्वीज एंड पंप ब्लड टुवर्ड द हार्ट। मसल्स क्या करती है? मसल बार बार कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। मान लो आपने रनिंग कर रहे हैं तो आप इस तरीके की मूवमेंट करते जाएंगे, अब इस तरीके की मूवमेंट करेंगे तो आपकी मसल स्क्वीज होंगी, आपका हार्ट जो है वो ब्लड, आपकी मसल स्क्वीज करके क्या करेंगी? वेन्स को दबाएंगी और दबाकर क्या करेंगी? वो ब्लड जो होगा वो वापस बैक फ्लो में भेजेंगी ताकि वो हार्ट की तरफ वापस जाएगा, CO2 वाला ब्लड। दूसरा पॉइंट है रिफ्लेक्सेस वेनस कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज द वेनस रिटर्न। जैसे ही आपकी वेनस जो होगी वो कंट्रैक्ट होंगी आपका वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। तीसरा बात है रेस्पिरेटरी मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप लोग सांस लेने की जो तेजी होती है, आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आप ज्यादा जल्दी से सांस लेने लगते हैं और शैलो ब्रीदिंग करने लगते हैं, यानी ऊपरी ऊपरी सांस तेजी से लेने लगते हैं। रेस्पिरेटरी मूवमेंट इंक्रीज कर देती है सकिंग इफेक्ट ऑफ द राइट हार्ट, एंड आपका हार्ट जो है वो अंदर ब्लड को लेने के लिए तैयार हो जाता है वापस से। ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन इंट्राथोरेसिक प्रेशर डिक्रीज। जैसे ही आप सांस ले रहे हैं अंदर की तरफ, आपकी थोरेसिक जो कैविटी होती है यानी कि चेस्ट की जो कैविटी है प्रेशर कम हो जाएगा एंड द एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे पेट के या नीचे का एरिया जो आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो तेजी से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, तो एब्डोमेन में ज्यादा प्रेशर था, थोरेसिक कैविटी में कम था, तो वो नीचे से ऊपर आ जाएगा हार्ट के पास में। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई एक्सरसाइज करोगे आपके ब्लड का नीचे से ऊपर आने का काम जो है वो भी तेजी में आ जाएगा। अगला इफेक्ट है आपका ब्लड प्रेशर पे, कि बीपी पे क्या इफेक्ट आता है। मस्कुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपका सिस्टेमिक बीपी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये जो रेजिंग ऑफ बीपी है इसका कारण क्या होता है? आपका हार्ट रेट बढ़ जाना, आपका जो कार्डियक आउटपुट है उसका बढ़ जाना, आपका वेनस कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन है उसका मिल जाना जो कि वाइटल नॉन वाइटल ऑर्गन्स में है, और आपका हार्ट रेट इंक्रीज करके कार्डियक और वैसो कंस्ट्रिक्टर सेंटर जो है मेडुला में स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है आपका बीपी देता है। जैसे ही आप रनिंग और सब कुछ छोड़ देते हैं आपका बीपी जो है वो वापस नॉर्मल आ जाता है। जब आप कभी नॉर्मल क्लिनिक में अपना बीपी चेक करवाने जाते हैं तो आप लोगों ने हमेशा एक चीज नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप बीपी चेक करवाने गए हैं, मतलब चल के अगर आप, वो आपके जाते ही बोलते हैं आप बैठो 5 मिनट में करते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप लोग अभी जा रहे हैं क्लिनिक में गए हैं बीपी चेक करवाने और जाते ही वो कहेगा लाओ लाओ हाथ लाओ मैं अभी चेक करता हूँ। नेवर, दे डू नॉट गो फॉर दिस। वो हमेशा इस चीज का वेट करते हैं कि लेट काम डाउन फर्स्ट, पेशेंट जो है वो आराम में आ जाए फिर वो बीपी चेक करेंगे। क्योंकि अगर पेशेंट चल के आया, मान लो उसका घर 15 मिनट दूरी पे था, 15 मिनट अगर वो चल के आया तो उसका ऑलरेडी बीपी हाई हो जाएगा। 5 to 10 जो उसका काउंटिंग है 5 to 10 बढ़ जाती है अगर आप पैदल चल के जाते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि पहले आप रिलैक्स हो जाओ। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही आप मान लो आप गाड़ी से भी जा रहे हैं तो आपके माइंड में ऐसे चलता रहता है कि ओ मैं बीपी चेक करवाने जा रहा हूँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट चलता रहता है, आप सोचते रहते हैं, तब भी आपका बीपी हाई हो जाता है। तो इसलिए आपको वो वहां पे बोलते हैं आप आराम करो हम देखते हैं। अब आराम करने के लिए आपको बोलते तो आप सोचते पता नहीं आधे घंटे में करेगा, 1 घंटे में करेगा, पता नहीं कब करेगा, तो यू फील रिलैक्स्ड कि अब तो देखा जाएगा, जब करेगा तब की तब देखा जाएगा। तो उसके बाद में वो ऑल ऑफ अ सडन 5 to 10
मिनट के अंदर बोलता है चलो लगाओ चेक करते हैं, और उसी टाइम चेक करता है तो आपका बीपी जितना आना था, एक्चुअल रेंज जितनी थी, वो आपका मेजरमेंट आ जाता है कि इतने टाइम में अभी इतना हुआ है। फिर अगर मान लो ज्यादा आता है तो वो आपसे पूछ भी लेते हैं कि कुछ करके आए हो, एक्सरसाइज करके आए हो, जिम से आए हो, कहाँ से आए हो, तो आपको पता चल जाता है कि क्यों बढ़ा है। अगर नॉर्मल वो बोलते नहीं मैं घर पे था और मुझे ऐसे डिजीनेस फील हुआ, चक्कर सा फील हुआ, ऐसा कुछ हुआ तो मैं चेक करवाने आया, तो इसका मतलब आपका बॉडी की वजह से ही आपका इंक्रीज हुआ है। फिर वो आपको मेडिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि इस मेडिकेशन से आप अपना बीपी जो है वो लो लग सकते हैं। ये इफेक्ट था आपका ब्लड प्रेशर पे, जिसमें आप एक्सरसाइज की वजह से बढ़ा सकते हैं इसको। उसके बाद में इफेक्ट आता है आपका सर्कुलेशन पे, कि आपकी सर्कुलेटरी टाइमिंग कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ब्लड सप्लाई टू द एक्टिव मसल एंड वाइटल ऑर्गन इंक्रीज। जो आपके वाइटल ऑर्गन होंगे और जो आपका एक्टिविटी की मसल्स होंगी उनमें सप्लाई जो है तेजी से बढ़ जाएगी। इट इज फाउंड दैट द ब्लड सप्लाई इंक्रीजेस 30 टाइम्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज देन द नॉर्मल स्टेट। यानी कि 30 गुना ज्यादा आपका सर्कुलेशन जो है तेज हो जाता है। While performing exercise, the workload of the heart increase within the need. जैसे जैसे आपका काम जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा ज्यादा आता जाएगा। इन मॉडरेट एक्सरसाइज कोरोनरी फ्लो इंक्रीज डिपेंड ऑन द O2 रिक्वायरमेंट ऑफ द कार्डियक मसल्स। जब आप कोई नॉर्मल ठीक ठाक सी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब आपकी मसल्स जो है डिपेंड करता है कि उनको कितना O2 चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो सर्कुलेशन है वो तेज होता है। समटाइम ड्यू टू द स्ट्रनस एक्सरसाइज, यानी कि बहुत ही गंभीर एक्सरसाइज करने के टाइम में कार्डियक मसल मे नॉट गेटिंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2। अब जो हार्ट की मसल्स है उनको सफिशिएंट अमाउंट का O2 नहीं मिल पाता, तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, पर्सन में फील एंजाइना पेन। उस टाइम में उसको ऐसे लग सकता है कि उसको एकदम से छाती में दर्द होने लगा, और उसे लग सकता है कि एंजाइना पेन आ गया, और इसकी वजह से फिर वो उसको रिलैक्स करवाना पड़ता है, हवा देनी पड़ती है, थोड़ी देर में फिर वो नॉर्मलाइज होता है। The muscular exercise increase the pulmonary circulation, but the blood supply to the brain is normal. बाकी किसी भी कंडीशन के अंदर आपका ब्लड सप्लाई जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ब्रेन के पास में जाने वाला ब्लड जो है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आता, वो जितना जाना था उतना ही जाता है। While performing the exercise, the blood flow to the active muscle, heart, lung are increased. जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी जो एक्टिव मसल है, जो आपका हार्ट है, लंग्स है, वहां पर आपका जो इंक्रीजमेंट आ जाएगा ब्लड का जाने का। बट सेम इन द डिक्रीज इन एब्डोमिनल ऑर्गन, आपके एब्डोमिन के अंदर के ऑर्गन के अंदर कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अभी जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज होने में लंग्स जो है वो ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं, उनको जरूरत है। हार्ट है वो ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, उनको जरूरत है। पेट को जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट पचाने का काम एक्सरसाइज के टाइम में नहीं कर रहा। किडनी का कोई काम नहीं कर रहा होगा, ये नॉन वाइटल ऑर्गन्स है, क्योंकि किडनी भी आप जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो वो काम नहीं कर रही, मतलब उतना तेजी से काम नहीं कर रही होंगी जितना वो नॉर्मली करती हैं। तो ये सारे जो चेंजेस आए हैं, ये सारे चेंजेस आपको कहाँ पर आके मिलते हैं, जब आपका हार्ट जो है उसको ऊपर, उसके ऊपर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट आता है, हार्ट क्या क्या चीजें करते हैं। मैम कौन सी एक्सरसाइज से बीपी इंक्रीज होता है, कौन सी एक्सरसाइज? मतलब कोई भी एक्सरसाइज आप करोगे ना तो आपके साथ में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि हार्ट के ऊपर वर्कलोड आएगा ही आएगा। मान लो आप जंपिंग करने लग जाते हो, तो आप आधा पौना घंटा जंपिंग करोगे तो भी आपका उतना ही बीपी इंक्रीज होगा। या फिर आप नॉर्मल बैठे हो और बैठने के बाद भी आप कहते हो कि चलो मैं रनिंग करके आता हूँ, तो आधा घंटा अगर आप रनिंग करके आओगे, आपने रनिंग करने से पहले अपना बीपी चेक करना, फिर रनिंग करके आते ही अपना बीपी चेक करना। काम डाउन नहीं हो ना, रनिंग करके करके करते एकदम से आके बैठे और बोलो बीपी चेक करो अभी की अभी। अभी की अभी अगर बीपी चेक करोगे तो 10-15 आराम से बढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आपने वर्क किया था आपका आउटपुट बढ़ा कार्डियक लेवल का, और उसकी वजह से आपका बीपी भी इंक्रीज अप हो जाएगा। ये सभी एक्सरसाइजेज में होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई रनिंग करेंगे तो बढ़ेगा और रस्सी कूदेंगे तो नहीं बढ़ेगा, या हम बास्केटबॉल खेलेंगे तो बढ़ेगा, फुटबॉल खेलेंगे तो नहीं बढ़ेगा। ये सब में होता है, जब आपकी बॉडी एक्सरसाइज करेगी तो ये चीजें आएंगी आएगी, क्योंकि हमेशा हमारी जो मसल की डिमांड होगी O2 की वो बढ़ जाएगी। अब बढ़ने के बाद उसको पूरा कौन करेगा, हार्ट करेगा, वही भेजेगा ब्लड को। तो इसलिए डिमांड जैसे ही बढ़ेगा तो हार्ट का फंक्शन बढ़ेगा, फंक्शन बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। ओके जितेंद्र जी। ओके मैम। हम्म। मैम बस इतना ही रहने दीजिए। इतना ही रहने दूं? जी मैम। देखो जरा कितना बचा चैप्टर हमारा। अगर रेस्पिरेशन के चेंजेस देखा जाए तो ब्लड सेल के भी चेंजेस है। चलो ठीक है,
कल की क्लास के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे, कल कोई बस नहीं बोलेगा, ठीक है? जी ओके मैम। मैम। ठीक है। अच्छा, अभी इसको ऑफ कर देते हैं। मैम हाँ बेटा बोलो।